हरियाणा जो कि अपने आप में प्रसिद्ध है, अपने यहाँ के जवान, किसान और अब पहलवानों को लेकर भी। हरियाणा का पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही स्थान है। यहाँ से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स और आपका रियल एस्टेट सेक्टर दोनों ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इस ग्रोथ के साथ साथ अभी हरियाणा में जल्द इलेक्शन ख़त्म हुए हैं। ये इलेक्शंस काफ़ी मायने रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि पहली बार हरियाणा में जब से 1966 से आज़ाद हुआ है, पहली बार हरियाणा में किसी भी सरकार ने अपने 2 टर्म कंप्लीट करने के बाद तीसरी बार अपनी सरकार बहुमत के साथ बनाई है। तो आज बात करेंगे हम रियल एस्टेट पर इस नई सरकार के पड़ने वाले प्रभाव की। आगे इससे क्या फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा नहीं होगा, क्या कांग्रेस आती तो क्या फ़ायदा होता, या त्रिशंकु सरकार आती तो क्या होता, या फिर कोई मिले जुला या फिर कोई जोड़ तोड़ की सरकार बनती तो उसके क्या प्रभाव पड़ते, और जो ये सरकार बनी है बीजेपी की तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा और हरियाणा के किस क्षेत्र में इसका असर देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए ये वीडियो में। मैं परविंदर कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज़ चैनल में। और आज बात करेंगे हरियाणा की, हरियाणा में हुए इलेक्शंस की और इन इलेक्शंस का हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा की प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट मार्केट पे क्या प्रभाव होने वाला है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जुड़े रहिएगा अंत तक, आपके इसमें काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे। हरियाणा में लगभग 3 तरह की सिटीज़ हैं। एक मिलेनियम सिटी जो कि गुड़गांव है, इसके अलावा है मेट्रो सिटीज़ सोनीपत, बहादुरगढ़, आपका पंचकुला, फरीदाबाद, करनाल, तो और कुछ इसके अलावा है 2 टायर 3 टायर सिटीज़, छोटे आपके बहादुरगढ़ और ये जो बाहर की मार्केट हो गई, खरखोदा जैसे मार्केट हो गई, ये आपकी 2 टायर सिटीज़ में आती हैं। इसके अलावा फरुखनगर, रेवाड़ी और ये मार्केट भी आपकी 2 टायर सिटीज़ में ही आती हैं। तो आज बात करेंगे कि इन सब का, राजनीति का और प्रॉपर्टी का आपस में क्या कनेक्शन है और इसका नए सरकार का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं मिलेनियम सिटी से, जो कि है गुड़गांव। तो गुड़गांव में अगर आपको पता हो तो सरकार गुड़गांव से भी चलती है। यहाँ पे भी एमएलए फ्लैट्स और एमएलए मकान बने हुए हैं। अगर सरकार को कभी गुड़गांव से रहना पड़ जाए या एमएलए को रहना पड़ जाए तो यहाँ पे भी सेक्टर 29 के पास इनके एमएलए हाउसेस बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ से ही सरकार चलाई जा सकती है, तो किसी कारण से यहाँ पे भी सरकार चलाई जा सकती है। तो इसलिए गुड़गांव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर दृष्टि से। हरियाणा का आईटी क्षेत्र है, हरियाणा का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है और आगे चल के बहुआयामी परियोजनाएं भी गुड़गांव से जुड़ी रहती हैं। लगभग हर क्षेत्र का इसमें विकास हो रहा है। तो राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो अब की बार बीजेपी सरकार ने जो गवर्नमेंट बनाई है पूर्ण बहुमत से बनाई है और ये एक रिपीटेड सरकार है जो 2 टर्म्स अपने कंप्लीट कर चुकी है और तीसरे टर्म में भी बहुमत से आई है। तो अगर बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव में अगर ये तीसरे टर्म पे आई है तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। देखो गुड़गांव में रोड काफ़ी सारे खस्ता हाल भी हैं, सीवरेज की सीवरेज की प्रॉब्लम भी है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी है, पानी चौकी और ट्रैफिक वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो पहले गुड़गांव की जो 4 विधानसभा सीट हैं उनके ऊपर अलग अलग प्रत्याशी जीत के आए हुए थे। अब की बार चारों प्रत्याशी जो जीत के आए हैं वो आपके आए हैं बीजेपी से। तो उस क्षेत्र में और रेवाड़ी तक जो क्षेत्र है सारा का सारा बीजेपी के कंट्रोल में आ गया है। तो अब देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है गुड़गांव के लिए। जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं, जो एमपी हैं वो भी बीजेपी के हैं और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है। तो ये सारे मिलके वहाँ की राजनीति को चमकाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट और जो सरकार द्वारा पहले से उस स्कीम में या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको और तेज़ी से गति मिलेगी। हो सकता है कांग्रेस आ जाती तो वो अपना कुछ नया प्लान लेके आती, क्या पता वो कब फाइनलाइज होता, क्या पता कब तक उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होती। लेकिन इन्होंने इसका पहला ही इसकी ड्राफ्टिंग कर रखी है, डेवलपमेंट चल रही है, तो अब वो ऑनगोइंग होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार होने के कारण उसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो गुड़गांव इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो गुड़गांव में आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब गुड़गांव के अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं जो डेवलप करेंगे। देखो फरीदाबाद भी बीजेपी का अब की बार होल्ड हुआ है, अच्छा खासा वहाँ पे होल्ड हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर जी जो मंत्री हैं उनके वहाँ पे लगभग सभी विधायक जीते हैं, 1-2 को छोड़ के। लेकिन वहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी चल रही है, अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो फरीदाबाद की भी थोड़ी सी बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन गुड़गांव के कंपेरेटिव में फरीदाबाद में थोड़ी सी बढ़ोतरी कम देखने को मिलेगी जो सर्वे कहते हैं। अब इसके बाद जो शहर बसते हैं, जो गुड़गांव की तरफ बात करूँ तो रेवाड़ी, दारूहेड़ा, तो ये भी
अब थोड़ा थोड़ा जंप इन में भी रियल एस्टेट में की मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमें हैं उनका बेनिफिट, और जो रोड रेवाड़ी तक जा रहा है, गुड़गांव से रेवाड़ी तक, अब वो और स्पीड से आपका बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे उसकी इकोनॉमी को भी एक हाइक क्रिएट होगी वहाँ पे भी। तो ये तो मार्केट हो गई आपकी साउथ ऑफ गुड़गांव की। अब बात करके चलते हैं गुड़गांव के दिल्ली वाले पार्ट की, जो दिल्ली से सोनीपत या बहादुरगढ़ या रोहतक की तरफ का लगा हुआ है। तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो मार्केट है वो मार्केट है सोनीपत की। सोनीपत काफ़ी पुराना शहर है और लगभग 2005-06 से यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन जब से यहाँ पे बीजेपी सरकार आई है तो मार्केट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मार्केट बूम करके गई है। और अब भविष्य में ये नहीं कह सकते सोनीपत की मार्केट ग्रो करेगी, लेकिन हाँ, सोनीपत में काफ़ी सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट आए हैं जो कि उनका पार्ट है खरखोदा। हाँ, खरखोदा अच्छे से ग्रो करेगा। खरखोदा का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बीजेपी के एमएलए हैं, हाँ एमपी हैं, वो शायद वो अपने कांग्रेस के हैं, लेकिन इससे वहाँ पे ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। सोनीपत की मार्केट इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि जो लोगों का जो ज़्यादा फोकस है वो आपका खरखोदा की तरफ ही रहेगा। तो इसलिए सोनीपत की तरफ जो डेवलपमेंट होगी और जो वहाँ पे बढ़ोतरी होगी वो आपका कंपेरेटिवली खरखोदा और या अदर मार्केट से थोड़ी स्लो रहेगी। लेकिन हाँ, आप रेजिडेंशियल के लिए देख रहे हैं तो सोनीपत को आप देख सकते हैं, सुविधाएं सारी हैं वहाँ पे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। सोनीपत के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, गोदरेज है, एल्डिको है, जिंदल है, ओमैक्स है, और इसके अलावा पीपी ग्रीन सिटी और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और भी पाइपलाइन में आ रहे हैं। इसके अलावा हीरो का प्रोजेक्ट भी है जो दीनदयाल की प्लॉटिंग लेके आया हुआ है। तो ये सब प्रोजेक्ट में रेट लगभग आपका 80-90 हज़ार रुपये से लेके लाख रुपये तक वेरी करते हैं। तो इन प्रोजेक्टों की अगर बात करें तो इनमें ग्रोथ के चांसेस अभी हाल के समय में नहीं है, तो ये अपने एक लिमिटेड स्पीड से ही ग्रो करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, लिविंग के हिसाब से आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि खरखोदा में मारुति का प्लांट आया है और अभी यहाँ पे एवरेज रेट 40-45 हज़ार रुपये के आसपास फ्लोट कर रहा है। तो खरखोदा में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल में तीनों में स्कोप है, क्योंकि मारुति अपना जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें शुरू हो जाएगी और उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो एम्प्लॉयमेंट है और जो भी जॉब्स वहाँ क्रिएट होंगी उनका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे रेंटल और रेजिडेंशियल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। तो यहाँ पे इंफ्रा इतना डेवलप नहीं था पहले, लेकिन अब सरकार का काफ़ी ध्यान है। यहाँ से काफ़ी सारे रोड्स निकल रहे हैं, जैसे नेशनल हाईवे 334 भी, KMP रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर और आपका दिल्ली से कटरा वाला हाईवे। तो मेजर जो ये रोड्स हैं वो भी यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही UER फिंगर जो आपका बड़वासनी तक जाती है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो इसके लिए एयरपोर्ट वगैरह की कनेक्टिविटी भी काफ़ी स्मूथली हो जाएगी। और खरखोदा काफ़ी सालों से, मतलब 2 से 3 साल से ग्रो कर ही रहा है। इस मार्केट की तरफ लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाला है और इस खरखोदा ने भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है एज ए इन्वेस्टमेंट। तो लोग काफ़ी सारे मार्केट में आ भी रहे हैं, तो इसलिए इसके चांसेस भी ग्रो करने के ज़्यादा हैं। अब इसके बाद बात करेंगे बहादुरगढ़ की मार्केट की। तो बहादुरगढ़ की मार्केट भी UER2 के बनने के बाद काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट खूब हो रही है, रेट्स भी काफ़ी हाइक कर रहे हैं। तो वो भी आपका एक सेकंड ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि वहाँ से भी KMP रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर और टाटा जैसे ओमैक्स, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो वहाँ पे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। अगर विश्लेषकों की माने तो ये शहर तो ग्रो कर ही रहे हैं, इनके साथ साथ एक बड़ा शहर और लगता है जो कि बहादुरगढ़ से आगे निकलने के बाद हमारा होता है रोहतक, जो कि पहले कभी CM सिटी हुआ करता था जब भूपेंद्र हुड्डा जी CM थे। लेकिन उसके बाद से जब से सरकार गई है खट्टर साहब के पास या बीजेपी के पास, तो वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो गई है। तो इस स्लो डेवलपमेंट का असर आपको अगले 5 सालों में देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रोहतक को विश्लेषकों ने और जो भी सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उन्होंने अच्छा नहीं बताया। कुछ गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स जो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने जब रुझान देखे थे या उन्होंने जब कांग्रेस का माहौल देखा था तो उन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट रोहतक में की थी, लेकिन अब लगता नहीं वो उस हिसाब से ग्रो कर पाएगी। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपना सोच समझ के कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे जो कहते हैं उसमें रोहतक में ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, जो जींद है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है। गोहाना से जींद का हाईवे बन गया है, रोहतक से जींद की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो गई है। तो आगे चल के एक 2 टायर सिटीज़ में जींद भी अपना एक मुकाम हासिल करेगा। तो आप जींद की तरफ भी रुझान कर सकते हैं, जो उस क्षेत्र में आसपास के लोग रहने वाले हैं। तो जींद भी अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो जींद की मार्केट भी रियल एस्टेट के लिए अभी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो जो लोग जींद के आसपास रहते हैं या भिवानी के आसपास रहते हैं तो भिवानी में भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी।
तो ये तो हो गए उस तरफ के शहर। अब बात कर लेते हैं झज्जर शहर की। तो झज्जर में आपका गीता बुक्कल जी आई हैं MLA बन के, तो बीजेपी सरकार में नहीं है, तो वहाँ पे उम्मीद लगाई, कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट थे और वहाँ पे जो इंफ्रा का काम था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, जिस सरकार का, रूलिंग पार्टी का अगर MLA कहीं पे ना हो तो वहाँ पे काम कराने में दिक्कत आती है। ऐसी ही दिक्कत जैसे पिछले 10 साल से खरखोदा झेल रहा था। खरखोदा में जयवीर वाल्मीकि जी जो कांग्रेस के MLA थे, और जो स्टेट में सरकार थी और सेंटर में सरकार थी वो बीजेपी की थी। यहाँ पे वो डेवलपमेंट उस स्पीड से नहीं हो रही थी, क्योंकि उस स्पीड से पैसा नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। अब सरकार यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, अगर जहाँ पे भी, वो तो आपको पता ही, देखो अगर कोई बात नहीं है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी और उसका MLA होता है तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा इंफ्रा पे प्रोजेक्ट पकड़ होती है और वो उसको अच्छे से करवा पाता है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होएगा ये, और आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि इसमें मैं लगभग सारे शहरों की बात करूंगा जो शहर रियल एस्टेट के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए जुड़े रहिएगा वीडियो से। जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना सबसे आसान है, वहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको नई नई अपडेट प्रॉपर्टी की मिलती रहेंगी। और ये चैनल को, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी पता चल जाए वहाँ पे डेवलपमेंट और रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो बढ़ते हैं आप आगे अपनी वीडियो में। अब इसके बाद बात करते हैं, बहुत बड़ा शहर है हिसार। हिसार रियल एस्टेट का गढ़ माना जाता है। अब वहाँ से सावित्री जिंदल जी जो है आपका लेजिस्लेटिव जीत के आई हैं, तो उनके भी अगर आप देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया है। लेकिन उनके जो बेटे हैं नवीन जिंदल जी, वो वहाँ से, वो कुरुक्षेत्र से MP हैं। लेकिन अब की बार जो सर्वे कह रहे हैं वो हिसार में ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं कर रहे हैं। उनका जो सर्वे रिपोर्ट कहता है वो हिसार और सिरसा की बेल्ट को थोड़ा सा स्लो डेवलपमेंट में दिखा रहा है। तो बाकी तो स्टेज आने पे, जो अगर एयरपोर्ट वहाँ पे बन जाता है तो हिसार में भी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो सरकार का प्लान है। अगर सरकार के प्लानिंग के हिसाब से वहाँ के आसपास के इंफ्रा में, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है हिसार के प्रोजेक्ट को लेके, तो आप उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हिसार में भी डेवलपमेंट अच्छी खासी हो रही है, वहाँ PPP मॉडल पर भी काम चल रहा है। तो अगर ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो हिसार में आपका रियल एस्टेट अच्छे से चलेगा। बाकी उससे पहले अगर एक बार आप सर्वे जरूर कर लें, सोच लें, समझ लें इन्वेस्ट करने से पहले। अब इसके बाद बात करते हैं GT रोड बेल्ट की। GT रोड बेल्ट पे मैंने जिक्र किया था अभी सोनीपत का। सोनीपत सबसे प्रोमिनेंट एरिया होता है और सबसे प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट भी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आसपास के क्षेत्र से या पूरे हिंदुस्तान जान से आती है। अब इसके बाद बात करते हैं सोनीपत के बाद अगले क्षेत्र की, पानीपत की। तो पानीपत की बात कर लेते हैं। पानीपत में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के आए थे पिछले 1-2 सालों में, और वहाँ पे भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जिस हिसाब से अदर मार्केट्स ग्रो की गई, पानीपत की मार्केट को उतना अच्छा बूस्ट नहीं मिला। लेकिन अब की बार जो बीजेपी सरकार है उसका पूरा ध्यान है GT रोड बेल्ट को अपने पास बरकरार रखने का। तो उनका अगला टारगेट होगा पानीपत शहर की डेवलपमेंट। तो पानीपत शहर को अच्छे से डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स भी आए हुए थे। गुड़गांव के जो बड़े बिल्डर्स थे उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किए हुए थे। तो आप वो भी सोच समझ कर आप ले सकते हैं, क्योंकि पानीपत में भी बूस्ट होने की मार्केट ज़्यादा तो चांसेस नहीं है, लेकिन वहाँ पर अच्छा खासा आपको तेज़ी देखने को अगले 5 साल में मिल सकती है। एरिया के बारे में, आप डेवलपमेंट के बारे में पूछना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप जिस क्षेत्र से आप आते हैं तो उस क्षेत्र के बारे में भी आप जरूर बताएंगे कि उस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या उस क्षेत्र में आगे भविष्य के क्या चांसेस हैं, वो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब इसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला ये बेल्ट आ जाती हैं। तो इस बेल्ट पे भी धीरे धीरे करके स्लो स्पीड से ही डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पहले से ये क्षेत्र बीजेपी के पास रहा है और डेवलपमेंट पहले भी स्लो थी और इन्वेस्टर्स का काफ़ी ध्यान नहीं खींच पाते ये सेक्टर भी। तो इसलिए वहाँ भी जो डेवलपमेंट है वो आपका स्लो ही रहेगी। तो इसमें सोच समझ कर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद जो अगला क्षेत्र आता है अंबाला और पंचकुला, उस एरिया की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान अब की बार ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सरकार अभी काफ़ी सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और काफ़ी सारे डेवलपमेंट लेके आ रही है। तो अगर मैं बात करूँ मेट्रो सिटीज़ की, तो पंचकुला को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। गुड़गांव के बाद जो है पंचकुला भी आपका अच्छा खासा रियल एस्टेट मार्केट को अप्रोच करेगा, और वहाँ पे लोग वहाँ पे खरीदने के लिए वहाँ के बायर्स बढ़ने वाले हैं। तो ये हो गए मेन सेक्टर जहाँ पे रियल एस्टेट
चलती है। तो ये 2 टायर 3 टायर सिटीज़, 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ का जो मैंने है वो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। कौन सी सिटी काम ग्रो करेंगी, कौन सी सिटी ग्रो नहीं कर रही हैं, किस शहर में आपको लेना अच्छा रहेगा, किस शहर में आपको इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यमुनानगर भी रियल एस्टेट बढ़ता हुआ आ रहा है। यमुनानगर में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं और कुछ प्रोजेक्ट भविष्य में आने की उम्मीदें चल रही हैं। तो यमुनानगर भी यूपी के बॉर्डर से लगता हुआ शहर है और वहाँ पे भी डेवलपमेंट धीरे धीरे पंचकुला के कारण हो रही है। तो आप लोग अपनी लिस्ट में एक छोटा सा जगह यमुनानगर को भी दे सकते हैं, वहाँ पे भी ग्रोथ के चांसेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। अच्छी खासी ग्रोथ आपको पिछले 5 साल में वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप आज कल में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब रिसेंट 4 से 6 महीने में इन्वेस्टमेंट वहाँ डालते हैं, तो आपको 5 साल में वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं हैं। तो यमुनानगर भी एक अच्छी खासी रियल एस्टेट की मार्केट धीरे धीरे करके बनती जा रही है। बाकी के एरियाज भी धीरे धीरे करके ग्रोथ करेंगे जहाँ से भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे मेजर शहरों की। जो मेजर शहर थे जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में बताया है, अब उनके बारे में बात करेंगे एक एक्सप्लेनेशन के साथ, क्यों वो डेवलप कर रहे हैं। बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत क्यों ग्रो करेगा? सोनीपत ग्रो करेगा, यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, अगले 5 साल में मेट्रो का प्लान है, दिल्ली मेट्रो का, तो वो ग्रो करेगी। पानीपत क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि जो नमो मेट्रो है, जो आपका दिल्ली से अभी मेरठ के लिए RRTS शुरू हो गया है, तो वही एक प्रोजेक्ट रैपिड जो रेल वाला है वो आपका पानीपत तक भी शुरू होने वाला है, जो कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार का एक मिक्स प्रोजेक्ट है। तो इस पे भी अब तेज़ी से काम होगा। तो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट देगा और इसके साथ साथ के एरिए काफ़ी अच्छे डेवलप होंगे। तो इसी के साथ साथ ये एक प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से अलवर जाने वाला है। तो उसके बीच में पड़ने वाले जो क्षेत्र हैं, दारूएड़ा हो गया, रेवाड़ी हो गया, भिवाड़ी हो गया और बावल हो गया, ये भी RRTS का एक पार्ट रहेंगे। तो ये क्षेत्र जो कि भिवाड़ी पड़ता है आपका राजस्थान का पार्ट, तो इन क्षेत्रों में भी आपकी डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगी। वो एरियो को भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मैं जो सरकार आई है उससे गुणगान कर रहा हूँ और कांग्रेस की बातें नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की। तो मैंने पहले ही बताया, कोई भी सरकार जो पूर्ण बहुमत से आती है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होकर अपना काम करती है, वीक नहीं होती किसी भी डिसीजन को लेने में। तो अब बात करेंगे इसी चीज़ को लेके, क्या कांग्रेस आती तो कहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होती और बीजेपी आई है तो कहाँ पे कम होगी? तो ये तो सिंपल सी बात है जी, जहाँ पे सरकार का मुख्यमंत्री बनता और वहाँ के मंत्री बनते, तो कांग्रेस के आते तो कांग्रेस के एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट होती। जैसे बात करते हैं रोहतक की, तो अगर रोहतक में CM अगर हुड्डा साहब बनते तो वहाँ पे डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती और वहाँ की मार्केट और अच्छे से ग्रो करती। तो अब हुड्डा साहब CM बने नहीं। अब दूसरा बेनिफिट बीजेपी का कंटिन्यू करने का क्या मिलेगा इंफ्रा को? वही मिलेगा, जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है वो उसी स्कीम के साथ चलते रहेंगे जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलाइजन से बना था। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो उनको इन चीज़ों को अप्रूव करने में, फंड्स रिलीज करने में टाइम लगता, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो सकते थे। तो अब ये प्रोजेक्ट डिले नहीं होंगे और जिस स्पीड से चल रहे हैं उससे ज़्यादा बूस्टअप स्पीड से ये दोबारा चल सकते हैं। तो आप इससे उम्मीद लगाई जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो हरियाणा में आम आदमी के लिए भी हैं, जो गरीब आदमी के लिए भी हैं, जो इंफ्रा के लिए भी हैं, जो स्कीमें सरकार ने लगा रखी हैं, जो एप्लीकेशंस आपने डाल रखी हैं, तो वो भी ज़्यादा ग्रो करेंगी। हाँ, एक चीज़ और है, कांग्रेस के राज में पीछे वाले रिकॉर्ड को देख के ये पता चलता है कि उसके बाद जो ज़मीन है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। खास तौर पे रोहतक सोनीपत की बेल्ट काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। यहाँ पे जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो और स्पीड से बढ़ने लगता है। तो कच्ची कॉलोनी की अगर बात करें तो इस बीजेपी सरकार ने उन पर काफ़ी कंट्रोल किया है और आपका इसका क्षेत्र भी कम हुआ है। और बात करते हैं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इनकी डेवलपमेंट और ज़्यादा होती। बात करेंगे खरखोदा के लेके। खरखोदा में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे अब उनको काफ़ी अच्छे से इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा और यहाँ पे जो MLA हैं वो भी बीजेपी के ही बन के आए हैं। तो उस हिसाब से सरकार में वो उनकी पकड़ होगी तो वो उसको और स्पीडली ग्रो या उस स्पीडली से उनको शुरू करवा पाएंगे और जो शुरू हो चुके हैं उनको अच्छे से पूरा करवा पाएंगे। अब इसके साथ साथ जो IMT के साथ लगती ज़मीन थी 5800 एकड़ ज़मीन, जिसको मारुति और अन्य कंपनियां और IMT के साथ एक्वायरमेंट की बात चल रही थी हरियाणा सरकार की, तो अब उसके चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। सरकार उसको एक्वायरमेंट करने के लिए अगला कदम बढ़ा सकती है, क्योंकि बीच में सरकार ने इस प्रोग्राम को ड्रॉप आउट कर दिया था ताकि किसानों की नाराज़गी न झेलनी पड़े। और सरकार भी इनकी मिलीजुली सरकार थी जो कि दुष्यंत चौटाला की JJP के साथ मिलकर बनी हुई थी, तो उसके लिए भी वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार पूर्ण बहुमत से है तो अब ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि जो IMT खरखोदा के साथ की ज़मीन थी वो एक्वायरमेंट में जा सकती है।
तो इसलिए वो 5800 एकड़ पे अब सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी। तो जो भी इसका फैसला आएगा हम उसका इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही कोई फैसला आता है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूँगा किन किन गाँवों का या क्या क्या उसमें डेवलपमेंट है और क्या कुछ एक्वायरमेंट का स्टेटस है। तो जैसे ही सरकार अभी गठित होती है 2 से 3 दिन बाद जो सरकार का गठन हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं और खरखोदा की जो ज़मीन एक्वायरमेंट के लिए डाली गई थी उस पर क्या डिसीजन सरकार लेती है। अब रैपिडली सिटीज़ की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आप ग्रोइंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ओके हैं। मैं उनके एक साथ आपको नाम बता देता हूं, जो एवरेज है उनके बता देता हूं, और जहां पे इन्वेस्टमेंट को आपको हाथ रोकना चाहिए मैं वो शहर भी आपको बताता हूं। जिन शहरों में अच्छी खासी ग्रोथ होगी या ग्रोथ देखने को मिलेगी और इंफ्रा पे भी काम होगा, उनमें सबसे ऊपर नाम आता है गुड़गांव का, और उसके बाद आता है आपका जो झज्जर है उसका भी नाम आता है। इसके बाद आता है आपका झज्जर में, मैं बहादुरगढ़ की बात कर रहा हूँ, झज्जर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि झज्जर में एवरेज ही आपको स्पीड देखने को मिलेगी। तो बहादुरगढ़ काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा, गुड़गांव काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा, सोना की मार्केट भी अच्छे से देखी जा सकती है। इसके अलावा खरखोदा को भी इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, इसमें भी रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सोनीपत में एवरेज होगा, सोनीपत आपका एवरेज स्पीड से ही ग्रो करेगा। इसके साथ साथ झज्जर जो शहर है वो भी एवरेज ग्रो करेगा। रोहतक शहर में आप इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे आप लिविंग के हिसाब से देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा शहर है, आप वहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, ग्रोथ रेट अदर सिटीज़ के मुकाबले इसमें कम रहने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ जींद में जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा रहेंगे, और आपका खरखोदा वो आप बूस्ट पे रहेगा। इसके अलावा जो रेवाड़ी है वहाँ पे भी आप इकोनॉमिक बूस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा हिसार, मैंने आपको बताया अगर एयरपोर्ट का सारा काम अच्छे से फाइनल हो जाता है वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ वहाँ पे भी आपको एवरेज ही स्पीड देखने को मिलेगी। बाकी जो शहर बच गए पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यहाँ पे आपको पानीपत को छोड़ के बाकी सब पे एवरेज स्पीड मिलेगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, और पानीपत है उसको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पंचकुला जो कि मेट्रो सिटी है और जो कि सबसे अच्छा शहर माना जाता है, साफ़ सुथरा शहर माना जाता है, उसको भी इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा और वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी देख सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ से बिल्कुल आपका टच है। तो ये तो था अब तक का विश्लेषण। अगर कोई शहर रह गया है तो आप अपने शहर के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा। हम जो भी विश्लेषकों की राय हैं, ये जो रिपोर्ट्स आपको बताई जा रही हैं ये काफ़ी मेहनत करने के बाद, पिछले 1 हफ्ते की मेहनत है हमारी, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आए थे। उस 8 तारीख के रिजल्ट के बाद हमने काफ़ी सारे सर्वे किए हैं, इधर उधर के क्षेत्रों में हम घूमने गए हैं, वहाँ के लोगों से पता किया है, फिर हमने सरकार का एनालाइज़ किया है कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, कौन कौन मंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मंत्री जहाँ के बनेंगे वहाँ पर भी डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब सर्वे किए गए थे, इन सर्वे के बाद हमारी ये फाइनल रिपोर्ट आई है, और काफ़ी लोग हमारी रिपोर्ट से सहमत भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपनी असहमति भी बता सकते हैं। तो जो भी आप हमारे सहमत हैं या असहमत हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के सवालों के जवाब देने की। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जाते जाते मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते वक्त अपना चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, अभी रुकने का समय नहीं है, क्योंकि अगले 6 महीने रियल एस्टेट की मार्केट में काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आज से 20% तक का एप्रिसिएशन हम अगले 6 से 8 महीने में देख रहे हैं, जो आज दिवाली के आसपास तक आप इन्वेस्टमेंट अगर डाल देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।